2024 में आया हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर में। ये स्टेनोग्राफी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफी में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है और टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड। देखिए आइए, तो इसमें एरर बता पा रहे हैं ABCD। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन होते बहुत इजी है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, होते बहुत इजी है, क्योंकि इनके अंदर सारी चीजें सेम है सिवाय एक दो चीजों को छोड़कर। अब वो जो एक दो चीजें हैं वही एरर है। जो सेम है उन्हें छोड़ दो, जो सेम है उन्हें छोड़ दो, कुछ करना ही नहीं। जो सेम है, जैसे आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स, आई हैव नोन हर फॉर मेनी ईयर्स। ये चारों में जो पहला क्लॉज है ये तो बिल्कुल ठीक है, जो पहला सेंटेंस है ये तो बिल्कुल सेम है। अब जो सेम है उसको देखने की जरूरत ही नहीं, जो सेम है उसे देखने की जरूरत ही नहीं। आइए कहता दिस टाइम दिस टाइम दिस टाइम, तो मतलब ये भी हमारा बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं देखना इसमें भी क्योंकि बिल्कुल सेम है। इसमें भी कुछ नहीं डिस्कस करना आपको। तो कह रहे डिस्कस क्या करना है फिर, तो वही समझा रहा हूं कि हमें डिस्कस क्या करना है। देखो जो डिफरेंट है, तो शी टुक एन अनयूजुअल डिसीजन इन ए, यहां करता हूं, हाँ कहता है इन ए अनप्रेजुडाइज्ड वे। तो अब जरा ध्यान दो, यहां ए लिखा है और यहां पर अनप्रेजुडाइज्ड वे, तो ए प्रेजुडाइज्ड वे लिखा है, जबकि यहां तो एन होना चाहिए क्योंकि ये वोवल साउंडिंग वर्ड है। अगर वोवल साउंडिंग वर्ड है तो यहां एन होना चाहिए, यहां ए दे रखा है, ये गलत हुआ, यहां ए दे रखा है, ये गलत। क्लियर हुआ? पहला गलत हो गया तो मतलब इसमें कहां ले रहा है वो, यहां पे किस चीज में गलती ले रहा है, इन एन अनप्रेजुडाइज्ड वे। तो दूसरे में भी यही देखो, कहता है she took an unusual decision in an unprejudiced way, she took an unusual decision in an unprejudiced। तो देखो यहां एन लगा रखा है तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते आइए, तो फिर आ जाओ, फिर यही आओ, डायरेक्ट यही आओ जो अलग है। she took a unusual, तो ए ले लिया, ये हमारा वोवल साउंडिंग वर्ड है तो एन आना चाहिए था, यहां एन आना चाहिए था, दे दिया ए, तो ये भी गलत। तो देख रहे आर्टिकल जहां डिफरेंस हो इनके बीच में वहीं पकड़ लो, है ना। तो अब ये गलत। अब अगला आ जाओ, शी टुक आर्टिकल ही नहीं लिया इन एन अनप्रेजुडाइज्ड वे, क्योंकि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल ए और एन के आएगा नहीं, तो यहां एन लगाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है ये भी गलत। आंसर ये रहा, बी आंसर होगा। तो इसमें आर्टिकल एरर। अब उसने आर्टिकल एरर एक सिंगल नहीं 4 सेंटेंस के बीच में पूछ लिया, यही कंफ्यूज कर दिया। अगर ये सिर्फ इतना ही देता, अगर सिर्फ इतना यहां से लेके यहां तक सिर्फ इतना वाक्य लिख देता तो हम तुरंत पकड़ लेते, तब तो कोई भी स्टूडेंट पकड़ लेता इसके अंदर एरर। लेकिन उसने बहुत सारे सेंटेंस के बीच में छुपा दिया। तो यहां पे क्या है, सेंटेंस को बड़े फोकस्ड माइंड से पढ़ना है। क्लियर हुआ बेटा? डन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एरर, एरर है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। बताइए एरर। तो देखो, अब देखो इसमें क्या कहता है, अब देखो इसमें क्या कहता है, माई मोम मेड हर मफिन्स, मेरी मम्मी ने उसके लिए मफिन्स बनाए, बट शी डिडंट ईट नन। तो इसके अंदर दो तरीके से समझो बेटा। जो ये डिडंट है इसके अंदर नोट दे रखा है और नन में भी नोट होता है, तो जन नन होता है वो नो वन होता है, नन जो होता है वो नो वन होता है और डिडंट। और बेटा एक छोटा सा पॉइंट है डिटरमिनर का, कि नेगेटिव सेंटेंस होता है ना बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, और बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम सम का यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम
एनी का यूज करते हैं और नेगेटिव में, तो सेंटेंस डिडंट से पता चला कि ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नन नहीं, हम एनी लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। ये हमारा डिटरमिनर का एक कॉन्सेप्ट है, ये डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगेगा, तो यहां पे सुपरफ्लुअस हो गया, डिडंट में भी नोट और नो वन में भी नोट, क्योंकि नो वन जो होता है वही नन होता है, तो भैया ये भी नेगेटिव और डिडंट भी नेगेटिव, सुपरफ्लुअस हो गया, तो इसमें से नोट लगा, नोट नन हटा दो, तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है। अगर हम एनी की बात करें तो आंसर ये हो जाएगा। अब डिड के बाद V2 नहीं लगा सकते, क्योंकि डू की कोई भी फॉर्म हो उसके बाद V1 आता है, डू की कोई भी फॉर्म हो, डू डज डिड, यहां सेकंड लगा दिया। सेम पॉइंट यहां पर आ गया, डिड के बाद एट कर दिया, और बेटा शी डिड ईट नन, शी डिड ईट नन, तो बेटा ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मतलब ग्रामेटिकल कोई स्ट्रक्चर ही फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो आंसर हमारा होगा, तो कहां गया, ये गलत हुआ, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या है? ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें, अब आते हैं इसमें। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब देखिए इसके अंदर भी एरर बताइए, देखो सेम स्टेनोग्राफर से 2024 10/12/2024 दिसंबर, लास्ट ईयर दिसंबर से क्वेश्चन पूछा गया, 7 महीने पहले, 7 महीने पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर बताओ, आंसर बताओ। कर लिया कोशिश? तो अब देखो, कहता है ए टाइड पूल, कहता है ए टाइड पूल इज ए आइसोलेटेड। अब जरा देखो, ए आइसोलेटेड, अब यहां पर आइसोलेटेड, ये हमारा जो वोवेल साउंडिंग वर्ड है, तो ए नहीं आ सकता, एन आएगा। तो कहता है ए टाइड पूल इज एन आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर। पहले इतना पढ़ के देख लो, पहले इतना पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ना, पहले इतना पढ़ लो। ए टाइड पूल इज एन आइसोलेटेड, यहां ठीक है, पॉकेट ऑफ वाटर, पहले इतना पढ़ लो सारा। एक टाइड पूल, अब पूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के आएगा नहीं, ए या द लगाना पड़ेगा जरूरत के अनुसार, ए या द जरूरत के अनुसार लगाना पड़ेगा, तो यहां इसकी वजह से गलत हो गया। अब कहते हैं द टाइड पूल इज आइसोलेटेड, वो पॉकेट ऑफ वाटर, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो एन लगेगा, तो बेटा 3 तो गलत हो गए, आंसर यही होगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट में एक चीज और देख लूं, इज आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड एज टाइड गोज आउट। टाइड ऑफ पूल ऑफ आइसोलेटेड वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड एज ए टाइड गोज आउट, नहीं। ए टाइड पूल इज एन आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी लेवल बिकम्स ट्रैप्ड एज द टाइड गोज आउट। अब जरा देखें, ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखो ए टाइड पूल आया, टाइड पूल, तो जिस नाउन को हम पहली बार डिस्कस करते हैं तो ए, और बेटा उसी नाउन को अगर हम दोबारा डिस्कस करते हैं ना, उसी नाउन को दोबारा डिस्कस करते हैं तो द टाइड, तो यहां पे ए टाइड और यहां पे द टाइड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ए टाइड और द टाइड, तो यहां पर जो है सारी चीजें ठीक है, एन आइसोलेटेड भी ठीक है, तो आर्टिकल का यूज है, तो इसके अंदर भी जो उसने पूछा है ना बेटा, आर्टिकल एरर को ही पूछा है हमसे। लेकिन आर्टिकल एरर को सीधे सीधे नहीं पूछा, उसने 4 सेंटेंस के बीच में छोटी से छोटी गलतियां कर दी। क्लियर हो गया? चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। ही बिहेव्स इफ ही वर ए किंग। ही बिहेव्स इफ ही वर ए किंग, तो बिहेव करता है जैसे कि वो किंग हो। मनाइए, बताओ 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 बताओ, मैं आपके बताओ, मैं कमेंट्स ही देख रहा हूं आपके, जल्दी बताओ। हाँ आया आपका रिप्लाई, तो देखो अब जरा बेटा, ये कंडीशनल सेंटेंस से पूछा गया है, जहां इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस का ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे एज इफ, एज दो,
एज दो, सपोजिंग, सपोजिंग, सपोज, या हम सपोज दैट भी कर देते हैं। इसके अलावा आई विश वुड दैट एडीसी। तो बेटा ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो इमेजिनेशन को बताते हैं, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो इमेजिनेशन को बताते हैं। अगर सेंटेंस इम्प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल का मतलब है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन का मतलब है अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और एक होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन कब होती है? जब इमेजिनेशन पास्ट में हो। इमेजिनेशन पास्ट में हो तो हम हैड प्लस V3 लगाते हैं इन एक्सप्रेशंस के बाद वाले क्लॉज में। फिर समझ लो, अगर आपका इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है सेकंड टाइप, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो इम्पॉसिबल कंडीशन होता है ये पास्ट की इमेजिनेशन को बताता है, और पास्ट की इमेजिनेशन को हम हैड प्लस V3 से लगाते हैं, हैड प्लस V3 से हम बनाते हैं। तो देखो ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बिहेव करता है, तो कहता है ऐसे बिहेव करता है, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है तो ये इम्प्रोबेबल है। और अगर ये इम्प्रोबेबल है तो देखो वर्ब V2 लगा हुआ है कि नहीं, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां पर इफ आ गया, इधर इफ नहीं है, वो दैट इज एज इफ। तो ये इफ नहीं, यहां पर इफ नहीं, एज इफ करना पड़ेगा, ऐसे जैसे, ऐसे जैसे कि। एज इफ का मतलब होता है ऐसे जैसे कि, तो यहां पर ही बिहेव्स एज इफ, तो एज इफ इसके अलावा कहीं है ही नहीं। ही बिहेव्स एज इफ ही वर ए किंग, वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि एक किंग हो, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे किंग हो। तो आंसर होगा सी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कंडीशनल में बताता हूं ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन योर फ्री डेज अदर देन टू वॉचिंग मूवीज, अदर देन टू वॉचिंग मूवीज। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चे। बताइए आंसर। तो देखो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, कहते मीनिंग देखो, व्हाट डू यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करते हो अपने फ्री जो फ्री डेज होते हैं उसमें क्या करते हो, अदर देन टू वॉचिंग मूवीज, कि मूवीज देखने के अलावा तुम और क्या क्या एक्शन करते हो, मूवी देखते रहने के अलावा। बेटा देखो टू के बाद है ना, हम जनरली V1 लगाते हैं, V1 लगाते हैं, 2 + V1, 2 + V1 हम लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें तो टू गो, इसे इंफिनिटिव कहते हैं। लेकिन कई बार टू के साथ V4 भी आता है, ज्यादातर तो यही आता है, ये कम आता है, कुछ सिचुएशंस में आता है। तो हम टू गोइंग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है, इसकी कुछ कंडीशंस है। तो बेसिकली यहां पर वो कोई भी कंडीशन नहीं है जो मैं समझाऊं आपको कि हाँ आप टू के साथ V4 लगा दो, वो कंडीशन है ही नहीं अभी। तो इसका मतलब है टू के साथ V4 लगेगा नहीं, क्योंकि टू के साथ यहाँ V1 की आवश्यकता है। तो टू के साथ V1 की आवश्यकता है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये कहता है टू, तो टू के साथ V1, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब हमें जो यहां पे लगाना पड़ेगा वो लगेगा वॉचिंग मूवीज, क्योंकि यहां पर टू के साथ V1, तो टू के साथ V1 कहीं पर भी नहीं है, और यू टू के साथ V1 कहीं पर भी नहीं है, तो हमें यहां जिरन लेना पड़ेगा, ये जिरन लेना पड़ेगा कि वॉचिंग मूवीज। तो अपने खाली दिनों में क्या काम करते हो, क्योंकि अदर देन कि छोड़कर वॉचिंग मूवीज, मूवीज को देखने के अलावा तुम क्या काम करते हो। तो जो आंसर लगेगा वो जिरन लगेगा, वॉचिंग मूवीज। अगला क्वेश्चन लो, मैं आपका कमेंट पढ़ूं, क्या कह रहे हो बेटा। सर थो लाइन थो, माधव मीना, बेटा तेरा क्वेश्चन ही मेरे बेटा समझ में नहीं आ रहा। ये तो थो 2-3 बार THO मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा बेटा, क्या हिंदी में भी क्या कह रहे हो। मुझे आपका क्वेश्चन मेरे बेटा
क्लियर नहीं हुआ और अंडरस्टैंडिंग ए क्वेश्चन इज हाफ आंसर। मुझे बेटा तेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मैं रिप्लाई क्या करूं? समझ रहे? तो मेरे को अपना क्वेश्चन समझा तो मैं तेरे को रिप्लाई करूं कि क्या बोल रहे हो आप हिंदी में, आई एम अनेबल टू गेट इट। हाँ हाँ, तो अंडरलाइन तो 2 पर भी है। हाँ जी, तो अंडरलाइन 2 पर है, तभी तो मैं कह रहा हूं ये सही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही पूछा गया है। तो 2 के बाद V4 नहीं लगा सकते ना, इसके अंदर कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहां ये 2 को आप प्रेपोजिशन साबित करो। मैं बता दूं कंडीशन, 2 जब प्रेपोजिशन होता है ना बेटा, तो प्रेपोजिशन के बाद जिरंड लगता है, प्रेपोजिशन के बाद जिरंड लगता है। तो पॉइंट इज जब 2 प्रेपोजिशन होगा तो तब इसके साथ V4 लगेगा। और बेटा वो कुछ कंडीशंस हैं, एक क्वेश्चन मैंने आगे दिया है वो मैं बताता हूं, ये कंडीशन भी मैं आगे समझाता हूं कि कब होता, मैंने आगे एक क्वेश्चन दिया। तो अब यहां से तो मुझे 2 भी हटाना पड़ेगा ना, तो यहां से वॉचिंग मूवीज ही लिखना है, बस 2 भी हटेगा, 2 भी तो हटेगा इसमें से। अरे बस समझ में, इसका मैं एक एग्जांपल लाया हूं मैं इसी बात को और समझाने के लिए। अब आ जाओ इस पर, ही वुड बी मीट अस नेक्स्ट वीक, ही वुड बी मीट अस नेक्स्ट वीक, तो देखो क्या कह रहा है, समझो, बताइए बताइए बताइए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, कमेंट्स जल्दी रिप्लाई कीजिए। चलो आए आपके रिप्लाई। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं, देखो बी का, तो बी के बाद ये ध्यान रखिए, बी के बाद अगर वर्ब है, बी के बाद वर्ब है तो या तो V4 होगा, वो भी एक्टिव वॉइस में, समझ रहे, और या फिर बी के बाद V3 होगा लेकिन पैसिव वॉइस। बी के साथ ये 2 वर्ब आ सकती हैं बस, V4 या V3, और कोई वर्ब नहीं आ सकती। तो इसने बी के बाद मीट लिख दिया तो गलत है, ये हमारी बी वाली वर्ब, ये डू वाली वर्ब, ये तो गड़बड़ हो गया। और मॉडल के बाद एक वर्ब चाहिए, या तो वुड बी करो या वुड मीट करो, या तो वुड बी करो या वुड मीट करो, दोनों में से एक करो। और ये लिखा मीट्स, और मीट्स जो हुआ वो क्या हुआ, V5 हुआ। V5 और V2 की बात करें तो इनसे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, तो V5 से पहले आप कोई हेल्पिंग वर्ब ले नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत। ही वुड नॉट बी मीट अस नेक्स्ट वीक, सेम पॉइंट, बी के बाद मेट, चलो ही वुड नॉट बी मेट अस। बेटा मीट जो होता है वो है ना, मीट जो होता है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, जो इंट्रांजिटिव मतलब इसका है ना पैसिव वॉइस नहीं बनता कि ही वुड बी मेट अस, हमें मिलवाया जाएगा, मतलब अब देखो इसका जब ऑब्जेक्ट दे ही दिया, इसका ऑब्जेक्ट दे ही दिया तो इसको पैसिव वॉइस तो आप बना नहीं सकते ना। इस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट दे दिया तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसका पैसिव वॉइस बना रखा है B+V3, तो ये कह रहा B+V3 पैसिव वॉइस तो बना दिया, लेकिन मीनिंग भी तो आना चाहिए ना। तो बी का मीट का इसने ऑब्जेक्ट दे दिया, और पैसिव वॉइस में B+V3 का रिसीवर इधर हो ही नहीं सकता, B+V3 का रिसीवर हमेशा पहले होता है, मतलब पैसिव वॉइस में रिसीवर हमेशा पहले होगा। तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है कि इसको पैसिव वॉइस में बनाकर और ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया, ऑब्जेक्ट पहले होना चाहिए था, तो स्ट्रक्चर गलत हो गया। ही वुड बी मीट अस, तो फिर वही बात आती है, बी के साथ या तो V4, बी के साथ या फिर V3, तो बी के साथ V1 नहीं लगा पाओगे, बी के साथ V1 या तो विल बी करो या विल मीट करो, दोनों में से कोई गलत, तो आंसर ही हो जाएगा ही विल बी मीटिंग अस। तो देखो हमने क्या बोला, बी के बाद V4 आता है अगर एक्टिव वॉइस हो, तो बी के साथ V4 आता है जब एक्टिव वॉइस हो। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो हमसे अगले हफ्ते मिलेगा, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक सही है वो सही है, बाकी 3 गलत क्यों है? मैं आपके कमेंट्स देखूं। असली नाम से क्यों नहीं आते हो तुम? अपने ऑनलाइन है, असली नाम में क्या है? क्यों इतना नकली फेक बने हुए? कुछ भी नाम से आ जाते हो, कुछ भी। चलो, while I was waiting for Asha for shopping,
आई स्पिल्ड लेमोनेड ऑन माई न्यू ट्राउजर्स। तो लेमोनेड होता है नींबू पानी, इसका मतलब होता है नींबू पानी। अब मीनिंग, व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर आशा फॉर शॉपिंग, जब मैं आशा का वेट कर रहा था शॉपिंग के लिए, आई स्पिल्ड लेमोनेड, तो भाई मेरा जो लेमोनेड है वो गिर गया ऑन माई न्यू ट्राउजर्स, तो भैया मेरे नए ट्राउजर्स पर गिर गया। तो कहता है फॉर शॉपिंग का आप रिप्लेसमेंट दो, फॉर शॉपिंग का रिप्लेसमेंट दो, बताइए। तो फॉर शॉपिंग का रिप्लेसमेंट, अब मीनिंग देख लो, टू होल्ड शॉप। कहता है वेट कर रहा था शॉपिंग को रुकवाने के लिए या शॉपिंग के लिए, भाई शॉपिंग के लिए बोल रहा है, शॉपिंग के लिए कह रहा है, तो होल्ड शॉप का तो कोई लॉजिक होगा ही नहीं। टू शॉप हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ो, टू शॉपर मीनिंग ही नहीं आएगा, टू शॉपर से मीनिंग ही नहीं आएगा। टू सी शॉपिंग, कहता है कि जब मैं उसका इंतजार कर रहा, मतलब इंतजार कर रहा था भाई शॉपिंग, शॉपिंग के लिए कि शॉपिंग पर जाना था। अब ये टू सी शॉपिंग, ये भी लॉजिकली गलत है, तो पॉइंट इज ये दोनों तो गलत है, आंसर टू शॉप होगा। अब इसका पता मैं वैसे ही बता दूं, जब भी वेट के बाद अगर आप वेट कर रहे हो और आप रीजन बता रहे हो, आप वेटिंग का रीजन बता रहे हो, तो रीजन बताने के लिए 2+V1 आएगा। तो आप वेटिंग का रीजन बता रहे हो, जब कारण बताते हैं तो 2+V1 से बताते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, कहते हैं टू गो टू इंस्टीट्यूट। कहता मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं टू गो टू इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट जाने के लिए। तो अब आप वेट कर रहे हो, तो बेटा वेट के साथ 2+V1 आएगा अगर रीजन कोई कारण बता रहे कि इंतजार क्यों हो रहा है, कारण। तो जब हम कारण बताते हैं तो इंफिनिटिव लगाते हैं, तो यहां कारण बता रहे हैं तो इंफिनिटिव टू शॉप। तो व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर आशा, तो यहां पर जाएगा टू शॉप। टू शॉप के लिए आई स्पिल्ड, तो गिर गया मेरा लेमोनेड, मेरे नए ट्राउजर्स पर मेरा लेमोनेड गिर गया। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है ये, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसका सब्जेक्ट बताओ मुझे क्या है, कौन बताएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, तो सब्जेक्ट को देखकर सही वर्ब लगानी है, बनाइए। सब्जेक्ट को देखकर सही वर्ब लगाइए। तो देखो इसका सब्जेक्ट, बेटा इसका जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है यहां से लेके यहां तक, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, आर की जगह इज होगा, आर की जगह इज होगा, इज हर पर्सनल डिसीजन। अब बात आती है कि सर ये इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे हो गया। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो सब्जेक्ट है, आप बात जिसकी कर रहे हो वो सब्जेक्ट है। तो अब जरा देखो, कहता है इज हर पर्सनल डिसीजन, उसका पर्सनल डिसीजन है। तो क्या पर्सनल डिसीजन है कि वेदर शी विशेस टू रिलोकेट टू मुंबई, कि चाहे तो वो मुंबई में रिलोकेट हो जाए, और कंटिन्यूज टू लिव हियर, और या फिर वो यहां पर कंटिन्यूअसली रहे, कि भैया वो चाहे वो चली जाए चाहे यहां रहे, चाहे वो रिलोकेट हो चाहे यहां रहे। तो ये पूरी बात, तो इनमें से कहता है ये उसका पर्सनल डिसीजन, ये उसका पर्सनल। तो पर्सनल डिसीजन क्या है, वो यहां रुके या वहां चली जाए। अब इसको एक तो ये समझ लो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन आप ये समझ लो अगर दो सब्जेक्ट और से जुड़े, देखें इसको ऐसे भी, या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे, राम और हिज फ्रेंड्स,
कहते हैं ये राम या उसके दोस्त, वेदर भी आ गया, वैसे तो वेदर भी आ गया, लेकिन आप और से ही समझ लो, राम और हिज फ्रेंड्स, तो इज और आर एब्सेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये कि और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब जो लगेगा वो पास वाले के अनुसार लगेगा। तो पास में फ्रेंड्स हैं तो आर हो जाएगा, ना कि इज। तो राम और हिज फ्रेंड्स आर एब्सेंट, कि राम या उसके दोस्त एब्सेंट है। आप वेदर लगा भी सकते हो, नहीं भी, दोनों तरीके से ठीक है। तो आप वेदर लगाओगे तब भी पास वाले के अनुसार वर्ब लगेगी। अगर आप यहाँ पे और देख रहे हो तो और के अनुसार कंटिन्यूस टू लिव हियर, कि वो यहां पर कंटिन्यूसली रहे, तो भी सब्जेक्ट ये हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग भी इज। तो दोनों तरीके से देख लो, दोनों तरीके से जो इसके अंदर वर्ब लगेगी वो इज लगेगी। ये उसका अपना डिसीजन है, चाहे वो यहां रहे और चाहे वो शिफ्ट हो जाए, ये अपने डिसीजन है भाई उसके, ये अपने डिसीजन से वो कुछ भी करे। मिस्टर चावला, राम राम बेटा, राम राम। क्लियर हुआ कि नहीं? इज हर पर्सनल डिसीजन, तो आंसर हो जाएगा इज। डन। और ये आर प्लूरल वर्ब है, वर्ब प्लूरल वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है, तो तीनों में तो प्लूरल वर्ब है, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब ए में ही। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से एरर था, ये था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये कहां से आ गया? वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हार्ट एंड सोल क्या कहना चाहता है? हार्ट एंड सोल क्या कहना चाहता है? जल्दी बताओ बेटा, कम क्वेश्चन डिस्कस हुए आज, कम क्वेश्चन डिस्कस हुए बेटा, ज्यादा। तो बेटा हार्ट एंड सोल का मतलब है यहाँ पे एंटायर एनर्जी एंड एफर्ट, एंटायर एनर्जी एंड एफर्ट। ही गेव हिज हार्ट एंड सोल, उसने अपना मतलब दिल और अपनी आत्मा तक उतार के रख दी, उसने दिल और आत्मा उतार के दे दी, टू मेक द एंटायर शो सक्सेस। पूरे शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने दिल के साथ साथ अपनी आत्मा तक दे दी। तो इसका मतलब है पूरी एनर्जी और पूरे एफर्ट के साथ उसने काम किया। दैट्स इट मीनिंग। चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन। आई लुक फॉरवर्ड सी यू सून। बताइए, आई लुक फॉरवर्ड सी यू सून। जल्दी जल्दी आंसर। Look forward to, prone to, averse to, habituated to, accustomed to, verb plus used to, इट इज। देखो इन सब अवस्थाओं में टू के साथ V4 आता है। मैंने कहा ना कुछ अवस्थाएं हैं जहां टू के साथ V4 आता है। तो ये है लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, एवर्स टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू। यूज्ड टू से पहले वर्ब आ जाए। मैं अगर ऐसे बोलूं शी यूज्ड टू स्मोक, तो ये ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूज्ड टू से पहले वर्ब नहीं है। अगर मैं ऐसे कह दूं she was used to, तो अब मुझे स्मोकिंग लिखना पड़ेगा। she was used to smoking। देख लो बेटा कॉन्सेप्ट। अब मैंने कहा she used to smoke, इसकी हिंदी होगी कि वह स्मोकिंग किया करती थी, उसकी आदत थी, हैबिचुअल एक्शन। अब इसके अंदर है, इसका मतलब है she was used to, इसका मतलब है आदी होना, किसी भी चीज की लत होना। कि भाई शी वॉज यूज टू, वो आदी थी स्मोकिंग करने की। तो जब यूज टू से पहले वाज आता, बी की फॉर्म, यूज टू से पहले बी की फॉर्म आएगी, तो ये जो यूज टू से पहले बी की फॉर्म आएगी, तो इस कंडीशन में जो ये टू है, इस कंडीशन में ये टू है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हम जिरंड लगाते हैं, तो यहां स्मोकिंग जिरंड लेगा, तो टू के बाद स्मोकिंग, तो दोनों ठीक। अब यहां पे आ गया लुक फॉरवर्ड टू, तो ये आ गया लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड। अब लुक फॉरवर्ड के बाद टू आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, तो टू इन दोनों जगह पे है, लेकिन ये प्रेपोजिशन है तो टू सीइंग, तो आंसर बी होगा।
तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, मैं आगे इंतजार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमसे जल्दी मुलाकात हो। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून, टू सीइंग यू सून। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ऐसे कुछ सिचुएशंस है जहां टू जब प्रेपोजिशन होता है तो उसके साथ V4 आता है, और जब टू इंफिनिटिव होता है तो टू के साथ V1 आता है। ऐसी सिचुएशंस ज्यादा हैं, ऐसी कम है, लेकिन टू के साथ V4 भी आता है। हाँ बिल्कुल। अगला ले, ये हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, केक वॉक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, केक वॉक। बताइए क्या होता है केक वॉक? इट इज ए केक वॉक। अगर कोई केक के ऊपर चल रहा है तो उसके लिए चलना डिफिकल्ट है या इजी है? कहता बड़ा आसान, तो समथिंग वेरी इजी। अरे इट इज ए केक वॉक, इट इज ए केक वॉक फॉर मी, बहुत आसान है यार केक वॉक। मतलब केक के ऊपर चल रहा हो तो बड़ा गुदगुदा से मजेदार, मस्ती मस्ती से चल देगा कोई, तो केक वॉक है, मतलब मस्त मक्खन जैसा काम हो जाए, बहुत आसान। तो इसको हम चाइल्ड्स प्ले भी कह सकते हैं। इसका एक सिनोनिम हो सकता है चाइल्ड्स प्ले, कि बच्चों का खेल। ये भी एक इडियम कि जो काम बच्चा भी कर ले, चाइल्ड्स प्ले, जो काम बच्चा भी कर ले। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस कहां से है? पैसिव वॉइस बनाओ। ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाओ। गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट, बच्चे को एक पौष्टिक आहार दो। बच्चे को एक पौष्टिक आहार दो। बच्चे को एक पौष्टिक आहार दो। 12 का आंसर दो। वेटिंग। बच्चे को एक पौष्टिक आहार दीजिए। गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट। गिव द चाइल्ड ए नरिशिंग डाइट। तो बेटा देखिए, ये एक एडवाइस का सेंस है और ये इंपेरेटिव है। ये इंपेरेटिव है, ये एडवाइस का सेंस है। एक तो इसके ना 3 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। इसके 3 पैसिव वॉइस। तो देखो पहला पैसिव वॉइस ऐसे हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू गिव द चाइल्ड ए नोरिशिंग डाइट। एक ये भी आंसर है। अब एक ऐसे भी हो सकता है, लेट द चाइल्ड बी गिवन ए नोरिशिंग डाइट। नोरिशिंग डाइट। और बेटा तीसरा बनता है शुड से। तीसरा शुड या मस्ट से। तो एक सिंपल एडवाइस है तो शुड है ना, तो बनता है शुड से। तो द चाइल्ड शुड बी गिवन, बच्चे को दिया जाना चाहिए ए नोरिशिंग डाइट। तीसरा बनता है शुड से। हमारी बात समझ? तो इसके 3 पैसिव वॉइस हैं। इस एक सेंटेंस के ये 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2 की जगह तीसरा वाला लिया। 3 है इसके पैसिव वॉइस। तो इसी को कहते हैं एम्बिग्यूटी। एक बात को कहने के कई तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके से आप अपनी बात को कह दो। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एरर है। चलिए बनाइए सेंटेंस, सीजीएल से आया हुआ क्वेश्चन। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। हाँ जी, आंसर 13 का दिया। देखो अब मैं बात बताता हूं, यहां पे ड्यूरिंग की जगह पर आपको व्हेन लिखना पड़ेगा। यहां ड्यूरिंग की जगह आपको व्हेन लिखना पड़ेगा। कह रहा है ऐसे क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग इज ए प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन नीड्स ए नाउन। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है। ड्यूरेंट ये टाइम को बता रही है, तो आपको टाइम नाउन टाइम के रूप में देना पड़ेगा। तो जैसे मैं कहता हूं आई एंजॉयड a lot, तो अब ध्यान दो, मैं बोलूं ड्यूरिंग या व्हेन,
हॉलीडेज, क्या बोलूंगा हमने कि भाई आई एंजॉयड अलॉट ड्यूरिंग, आई एंजॉयड अलॉट ड्यूरिंग या व्हेन हॉलीडेज, क्या बोलूं? तो देखो यहां पे नाउन है, अगर यह नाउन है तो मुझे प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। तो कह रहा व्हेन क्यों नहीं आ सकता? व्हेन भी समय को बता रहा है, लेकिन जो व्हेन समय को बता रहा है ना बेटा, तो व्हेन जो होता है वो हमारा कंजंक्शन होता है। ये जो होता है ये कंजंक्शन होता है। व्हेन के बाद, व्हेन जब कंजंक्शन है, इसके बाद हमें क्लॉज देनी पड़ती है, टाइम क्लॉज, जिसके अंदर एक समय छुपा हुआ होता है। तो व्हेन के बाद एक क्लॉज आएगी। अब इधर देखो, अगर ये बात समझ में आई, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम जिम के फ्लैट पे रुके ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पर था। तो ये टाइम क्लॉज है कि ये ऐसा क्लॉज है जिसके अंदर टाइम छुपा हुआ है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये क्लॉज और ये क्लॉज, भाई ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। दो क्लॉज आए तो दो क्लॉज को हम किसी कंजंक्शन से जोड़ेंगे, दो क्लॉज को कंजंक्शन से जोड़ोगे ना कि प्रेपोजिशन से। तो व्हेन कंजंक्शन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन। तो जब आप टाइम, जब टाइम एक नाउन के रूप में हो तो ड्यूरिंग लगाओ, प्रेपोजिशन, और जब टाइम एक क्लॉज के रूप में हो तब आप व्हेन लगाओ। तो यहां पर ड्यूरिंग की जगह पर व्हेन होगा, तो ड्यूरिंग ही वाज ना करके व्हेन ही वाज। क्लियर हुआ कि नहीं? ड्यूरिंग ही वाज ना होकर व्हेन ही वाज होगा। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, आज के लिए लास्ट। इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बेटा प्रेपोजिशन है ना, तो फिर वही साइक्लोन बात समझना, बात मैंने इतना समझा तो सही। तुमने कहा ड्यूरिंग के बाद क्या कहते हैं, क्लोज नहीं आता। बेटा ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्लोज कैसे आएगा? प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा ना। अब दो क्लोज को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन लगाऊं या कंजंक्शन लगाऊं, थोड़ा दिमाग लगा। बेटा एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, अब दो क्लॉज है, दो सेम चीज जोड़ने के लिए अब मुझे यहां ब्लैंक दे रखा है। अब दो चीज जोड़ने के लिए, दो सेम चीजें जोड़ने के लिए अब मैं प्रेपोजिशन लगाऊं या दो चीजें जोड़ने के लिए मैं कंजंक्शन लगाऊं? थोड़ा दिमाग लगा बेटा। तो बेटा अब मैं क्या लगाऊंगा दो सेम चीजों को जोड़ने के लिए? तो आप समझो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो नाउन आता है, और जो कंजंक्शन होता है दो सेम कैटेगरी को जोड़ता है, इधर क्लोज, तो मैं इधर कंजंक्शन लूंगा। तो अगर मैं इधर कंजंक्शन लूंगा तो आप समझ ले, तो जो ड्यूरिंग है वो प्रेपोजिशन है, और जो व्हेन है वो कंजंक्शन है। आ रहा है बात समझ? तो थोड़ा सा हमें, हाँ चलिए। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर, उसने अपने बेटे को अलाउ कर दिया गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन उसने डेंजर की, जो खतरा था उसकी भी चेतावनी दी। तो बेटा अब ये देखो ना, ये पास्ट में, जब बात पास्ट की चल रही है तो प्रेजेंट बीच में कैसे आ गया? वॉर्न की जगह वॉर्न, बहुत सिंपल सी था। सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ तो पास्ट पे खत्म करो। तो यहाँ पे वॉर्न की जगह वॉर्न की। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, उसने अपने बेटे को अलाउ किया ड्राइव करने के लिए, बट ही वॉर्नड हिम ऑफ द डेंजर, लेकिन उसने अपने बेटे को चेतावनी दी खतरे की। देख रहे कितना सिंपल सा सेंटेंस। तो आज 14 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइम।